नमस्ते और स्वागत है आप सभी का डायमंड पॉइंट पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं ज्ञान और जानकारी के एक नए सफ़र के साथ। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो न केवल आपकी समझ को गहरा करेंगे बल्कि आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान की तैयारी में भी मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक खास सेशन। अपना पेन और कॉपी तैयार रखिए और चलिए साथ मिलकर सीखते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी सालाना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी गणना में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? भारत में राष्ट्रीय आय का पहला साइंटिफिक वैज्ञानिक आकलन करने वाले थे डॉक्टर VKRB राव। 1931-32 में डॉक्टर VKRB राव ने पहली बार पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर भारत की राष्ट्रीय आय नापी थी। इन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने 62 रुपये बताया था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सन 1949 में भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। 1949 में बनी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष देश के प्रसिद्ध सांख्यिकी विद PC महालनोबिस थे और इसके सदस्य के रूप में डॉक्टर VKRB राव थे और गॉडगिल भी शामिल थे। प्रोफेसर महालनोबिस के जन्मदिवस पर 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय और GDP के आधिकारिक आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय आय और GDP का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो NSO द्वारा जारी किया जाता है। मई 2019 में सरकार ने CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSSO को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO का गठन किया गया। अब वर्तमान में यही संस्था सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करते हुए आंकड़ों का गणना करता है। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो क्या होता है? वह किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। लेकिन जब हम GDP में से मूल्यह्रास को यानी डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें NDP प्राप्त होता है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यानी GDP और NDP का जो अंतर होता है वो नेट डोमेस्टिक डिप्रिसिएशन होता है यानी मूल्यह्रास होता है। GDP में से डिप्रिसिएशन को घटाने पर हमें NDP प्राप्त होता है। यदि हम घरेलू उत्पाद GDP से राष्ट्रीय उत्पाद GNP पर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हम GDP से GNP पे नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं तो हमें GDP में NFIA जोड़ना पड़ेगा। NFIA क्या है? विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। NFIA बराबर होता है भारतीय माइनस विदेशी। भारतीय का मतलब होता है कि विदेश से भारतीयों के द्वारा भारत में भेजा गया धन, विदेशी का मतलब हो कि विदेशियों के द्वारा भारत से विदेश में भेजा गया धन। उन दोनों का अंतर NFI होता है और इसी को हम जब GDP में जोड़ देते हैं तो हमें GNP प्राप्त हो जाता है। तकनीकी रूप से किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे माना जाता है? तकनीकी रूप से जो नेशनल इनकम होता है वो हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। मतलब हम फैक्टर कॉस्ट में जब हम NNP की गणना करते हैं तो वो तकनीकी रूप से वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। और NNP कैसे मिलता है? GNP में से जब हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें NNP प्राप्त होता है। यदि हम ये सारी गणना फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे हैं
तो इसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। कारक लागत कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट से बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? फैक्टर कॉस्ट से बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए हम मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं। यानी मार्केट प्राइस बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या अर्थ होता है? जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसे ही हम मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी को घटा देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अप्रत्यक्ष करो जैसे कि जीएसटी में से जब सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी को घटा दिया जाता है तो बचे हुए हिस्से को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधि है? जो प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स थे उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधि बताई थी। पहला है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। तीनों विधियों से निकाला गया उत्तर हमेशा समान होता है। मतलब आप इन तीनों विधियों में से किसी भी विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करें हमेशा आंसर सेम आएगा। उत्पाद विधि में दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है? जो उत्पाद विधि होता है जिसमें दोहरी गणना कह रहे कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं? पहली बात उत्पाद विधि होता क्या है? उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी जो वस्तु होती है, जो सामग्री होती है, हम उसके अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। जैसे गेहूँ गेहूँ होता है, गेहूँ का आटा बनता है, फिर आटे से बिस्किट बनता है। तो हम गेहूँ की कीमत, आटे की कीमत, मतलब बिस्किट की कीमत नहीं निकालते, बल्कि हम अंतिम में जो बिस्किट है उसी की कीमत बस ले लेते हैं। जो बिस्किट का अंतिम कीमत हमें मिलता है उसी को हम उत्पाद विधि में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य या मूल्य संवर्धन भी जोड़ते हैं। जैसे कि गेहूं का मूल्य मान लीजिए 10 रुपये था, जब वो आटा बना तो उसका मूल्य 15 रुपये हो गया, तो गेहूं का मूल मूल्य तो जुड़ेगा ही 10, प्लस अब 15 न जोड़ करके सिर्फ 5 जुड़ेगा क्योंकि मूल्य में वृद्धि 5 हुआ है, 15 हो गया। अब आटे से बिस्कुट बना, 20 रुपये का बिस्कुट बन के तैयार हुआ, तो फिर 5 की वृद्धि हुई, यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20 रुपये। तो हमारे पास जो उत्पादन विधि द्वारा इसका जो मूल्य आया वो 20 रुपये आया। और वैसे भी देखें तो जो बिस्किट की कीमत है वो भी 20 रुपये आया। तो चाहे हम अंतिम वस्तु की मूल्य लें या फिर मूल्यवर्धन जोड़ते जाएं। यदि धागे, जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, यदि धागे और कपास दोनों का पूरा मूल्य अलग अलग जोड़ेंगे तो कपास 2 बार जुड़ेगा। सही बात है, क्योंकि कपास से ही धागे मिलता है, धागा बनता है। अगर हम कपास का भी अलग से मूल्य जोड़े फिर धागे का भी अलग से मूल्य जोड़े तो इसमें कपास का मूल्य 2 बार जुड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम उत्पाद यानी धागे का ही मूल्य जोड़ेंगे। आय विधि के तहत राष्ट्रीय आय निकालते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जो इनकम मेथड होता है आय विधि से जब हमें आय निकालना होता है तो हम 4 चीज़ों को जोड़ते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मतलब जो मजदूर है उनकी जो मजदूरी हुए उसको जोड़ेंगे। किसी भी फैक्ट्री में, जैसे मान लो बिस्किट बन रहा है, बिस्किट की फैक्ट्री है पार्ले जी का, तो अबे हमें आय विधि द्वारा इसकी आय की गणना करनी है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो मजदूर होंगे उनकी जो मजदूरी है उसको जोड़ेंगे, प्लस हम लगान जोड़ेंगे। मतलब जो फैक्ट्री है जहाँ पे बनी है उस भूमि के किराया क्या है, क्योंकि हो सकता है कि फैक्ट्री किराए पर हो, तो उस ब्याज, उसको किराए को जोड़ेंगे, प्लस ब्याज को जोड़ेंगे कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को स्थापना करने के लिए कंपनी ने हो सकता है लोन वोन लिया हो तो उसका ब्याज जोड़ेंगे। प्लस जो कंपनी का मालिक है वो जब बिस्किट को बेचने के लिए जाएगा तो अपना कुछ उसमें प्रॉफिट भी जोड़ेगा, क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट भी तो लेना है। तो हम 4 चीज़ों को जोड़ते हैं, यानी कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। आय विधि में उत्पादन के 4 कारकों का वैध आय को जोड़ा जाता है, जिसमें रेंट, वेजेज यानी मजदूरी, किराया हो गया, मजदूरी हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया। हस्तांतरण, भुगतान और अवैध आय इसमें शामिल नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है या किसी व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिला है तो इसको हम आय विधि में नहीं जोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं हस्तांतरण, भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। व्यय विधि का प्रसिद्ध समीकरण क्या है जिसमें प्राथमिक रूप से जीडीपी याद की जाती है? हम जो राष्ट्रीय आय याद करते हैं उसकी 3 विधियां हैं, व्यय विधि, आय विधि और मूल्यवर्धन विधि।
तो जो व्यय विधि है उसका जो फार्मूला है जीडीपी, व्यय विधि द्वारा हम पहले जीडीपी निकालते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप जीडीपी से हम एनएनपी पे जाते हैं और फैक्टर कॉस्ट यानी कि एनएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं और वही हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। जो राष्ट्रीय आय होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे होता है। तो जो जीडीपी का फार्मूला है वो बराबर होता है C+I+G+X-M, जहाँ C निजी उपयोग खर्च है, I निवेश है, G सरकारी खर्च है, X निर्यात है, M आयात है। C निजी उपयोग खर्च मतलब जो हम रोजमर्रा जिंदगी में खाना खाते हैं, डेली डेली कोई रिचार्ज कराते हैं तो वो आता है। I मतलब निवेश, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है। और जी मतलब सरकारी खर्च, सरकार कुछ हथियार खरीदते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। एक्स मतलब जो भारत से निर्यात किया जाता है और एम मतलब जो आयात किया जाता है। व्यय विधि के सूत्र में एक्स माइनस एम का क्या अर्थ होता है? व्यय विधि के सूत्र में जो एक्स माइनस एम होता है वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब कि यह जो होता है इसको कहते हैं शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट। नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? जो नॉमिनल जीडीपी होती है ना उसकी गणना हम आधार वर्ष की स्थिति तो जो एक होता है दो चीज, एक करंट प्राइस होता है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। जो करंट प्राइस होता है इस पर हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं और जो कांस्टेंट प्राइस होता है जो आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर वो उससे हम क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, रियल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो उसे हम करंट प्राइस पर निकालते हैं। देश की आर्थिक वृद्धि और वास्तविक उत्पादन का सही पैमाना किसे माना जाता है? अगर देश की आर्थिक वृद्धि और वास्तविक उत्पादन का सही पैमाना मापना है तो उसके लिए रियल जीडीपी निकाला जाता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में महंगाई भी जुड़ जाता है पर रियल जीडीपी में महंगाई नहीं जुड़ता। रियल जीडीपी में वृद्धि तभी होती है जब वास्तव में उत्पादन बढ़ा हो, देश का ग्रोथ हुआ हो। भारत में वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? जो भारत है अभी वर्तमान में तो 2011-12 है, पर अब की बार जब जीडीपी आएगा तो 2022-23 की बेस पे आ सकता है। अर्थव्यवस्था में कुल महंगाई या कीमतों के औसत स्तर में बदलाव को नापने के लिए जीडीपी डिप्लेटर का सूत्र क्या होता है? जीडीपी डिप्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी गुणे 100। यह देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई का सबसे व्यापक सूचकांक है। कथन ए, भारत की घरेलू सीमा के भीतर विदेशी कंपनियों द्वारा कमाया गया लाभ भारत की जीडीपी का हिस्सा होता है। कथन कह रहा है कि भारत की घरेलू सीमा के भीतर विदेशी कंपनियों द्वारा कमाया गया लाभ भारत की जीडीपी का हिस्सा होता है। यह बात तो सही है। जीडीपी की गणना करते समय उत्पादन करने वाले की नागरिकता नहीं बल्कि उत्पादन का भौगोलिक सीमा महत्वपूर्ण होता है। एकदम सही बात है। कथन और कारण दोनों सही है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की कमियों या सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माताओं और बहनों द्वारा घर में किए जाने वाले गैर मौद्रिक कार्यों का मूल्य जीडीपी में शामिल नहीं होता है। यह बात सही है। जीडीपी में जो गैर मौद्रिक कार्य होते हैं ये शामिल नहीं किए जाते हैं। फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषक यानी नकारात्मक बाध्यता को भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन कह रहा है कि किन नुकसान को जीडीपी अपनी गणना में से घटाती है? नहीं घटाती है। नकारात्मक बाध्यता को भी जीडीपी अपनी गणना में से नहीं घटाती है, यानी केवल कथन एक सही है। यदि देश यदि किसी देश में बंद अर्थव्यवस्था है अर्थात न कोई आयात न कोई निर्यात तो जीडीपी जीएनपी के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे एनएफआईए का मान शून्य होता है और जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। नंबर 28, सूची 1 आर्थिक शब्द और सूची 2 संबंधित अर्थ में सुमेलित कीजिए। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? एनएफआईए किसे कहते हैं? एनएसओ क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है? सकल इधर सूची 2 में सकल से शुद्ध मूल्य पर जाने के लिए घटाया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद से कह रहा है कि शुद्ध मूल्य पर जाने के लिए घटाया जाता है, यानी जीडीपी से एनडीपी पर जाने के लिए घटाया जाता है। हाँ ये सही है। जो मूल्यह्रास होता है, जब जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हम एनडीपी पे चले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एक से मिलेगा। एनएफआईए क्या है? घरेलू से राष्ट्रीय पीछे मान लो भी ज़्यादा है। घरेलू से राष्ट्रीय मूल्य पर जो जाने के लिए किया जाता है। तो एनएफआईए बी 2 से जुड़ेगा और सी 3 से जुड़ेगा, 4 डी जो है 4 से जुड़ेगा, यानी कि सेम सेम से ही जुड़ेगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। मूल्यह्रास क्या होता है? जब हमें जीडीपी से एनडीपी पे जाना होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना होता है, तो हम जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। एनएफआईए क्या होता है? घरेलू से राष्ट्रीय मूल्य पर जाने के लिए जब हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी से जीएनपी पे जाना होता है, तो हम जीडीपी में एनएफआईए जोड़ते हैं। पीसी मालनोबिस के विचारों से प्रेरित सांख्यिकी संस्था एनएसओ पीसी मालनोबिस के विचारों से प्रेरित एक सांख्यिकी संस्था है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, यानी कि सभी सही है। अर्थशास्त्र में आरोपित किराया इम्प्यूटेड रेंट किसका उदाहरण माना जाता है और इसे किस विधि में जोड़ा जाता है? आरोपित किराया इम्प्यूटेड रेंट, ऑप्शन ए हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा बे विधि में जोड़ा जाता है। हस्तांतरण भुगतान को तो हम जोड़ते ही नहीं है। स्व उपभोग के साधनों की आय विधि, यही सही है। यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के घर में रह रहा है तो भले ही वह किसी को वास्तु किराया नहीं दे रहा है, लेकिन वह एक सेवा का उपभोग कर रहा है जिसका एक संभावित बाजार किराया है। इसे आय विधि में देश की कुल किराया में जोड़ा जाता है। यानी जो आय विधि के द्वारा हम आय विधि में 4 चीज़ों को जोड़ते हैं, जिसमें से हम आरोपित किराए को भी जोड़ते हैं, इम्प्यूटेड रेंट को भी जोड़ते हैं। अर्थशास्त्र की कारक लागत फैक्टर कॉस्ट का वास्तविक अर्थ क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ चार चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो कि भूमि का किराया होता है, श्रम यानी कि मजदूरों की मजदूरी होती है, जो पूंजी लगा होता है पूंजी होता है, और कंपनी का लाभ प्रॉफिट होता है। यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे साधनों भूमि श्रम पूंजी की कुल वास्तविक लागत को ही हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो ये रहा 30 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए। खुशियों का चमकता सितारा डायमंड पॉइंट है सबसे प्यारा। लाइक कर दो अगर बात पसंद आए, सब्सक्राइब करो ताकि साथ रह जाए, शेयर करना मत भूलना यार, डायमंड पॉइंट को मिले आपका प्यार।